हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या हक से। फ्रेंड्स, जैसा आपको थंबनेल से पता चल गया होगा और जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, उसी प्रॉमिस को फुलफ़िल करते हुए हम आपके आने वाले जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए यह एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग रूल्स। फ्रेंड्स, ये देखिए, हम रूल्स स्टार्ट करें उससे पहले हमें इसका सिलेबस भी पता होना चाहिए। तो एक बार हम देख लेते हैं इसका क्या सिलेबस है और हमारे एग्ज़ाम में ये कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके हमारे एग्ज़ाम में पार्ट 1 आने वाला है, जो कि आपको सिलेबस में PT1 दिखेगा। और ये फ्रेंड्स 2013 का सिलेबस है। अभी तक इस एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं आया है, लेकिन वैसा जनरली यही सिलेबस होने वाला है और इसका वेटेज भी इतना ही रहेगा या फिर इसका वेटेज बढ़ जाएगा, लेकिन ये कम नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं और हम 2013 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके एग्ज़ाम में हमारा पार्ट 1 है, जिसका नेम है फंडामेंटल रूल्स एंड प्रोसीजर। फ्रेंड्स, आप ये नाम भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में इसका नाम ही पूछ लेते हैं और हमें इसका नाम नहीं ध्यान होता। तो ये जो पार्ट 1 है, इसमें हमारे जो एग्ज़ाम है उसके अंदर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 एंड 17 ये सारे चैप्टर्स हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये टोटल 8 चैप्टर्स होंगे। तो इसे हम एक एक करके एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम रूल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में रूल 1 से रूल 4 तक है। तो हम इनसे एक एक करके रूल पढ़ते जाएंगे। इस जो वीडियो है, इसमें हम रूल 1 एंड रूल 2 को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखने वाला है। इसमें हमारे एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 75 मार्क्स के होने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या है? इसका नेम है इंट्रोडक्टरी, मतलब कि जो परिभाषा देता है स्टार्टिंग में होता है वो इंट्रोडक्टरी रूल। इसमें क्या कहा गया है? ये जो है रूल नंबर 1, ये अनुच्छेद 150 के तहत संचालित है। और फ्रेंड्स, ये जो है अनुच्छेद 150, मतलब कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 की बात हो रही है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 150 है उसके तहत ये रूल नंबर 1 संचालित है। और राजस्थान में जो सामान्य वित्तीय और लेखा नियम है, मतलब कि जो जनरल फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग रूल्स है, ये 26 अक्टूबर 1993 से लागू हुए थे। ये फ्रेंड्स आप डेट याद रखिएगा। ये राज्यपाल के कार्यकारी आदेश होते हैं तथा इन नियमों में जो संशोधन होता है वो राज्यपाल की अनुमति और AG की अनुशंसा पर ही किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें समय समय पे जो रूल्स होते हैं, इसमें संशोधन मतलब कि अमेंडमेंट भी होता रहता है, लेकिन ये जो अमेंडमेंट होता है ये हमेशा ही गवर्नर मतलब कि राज्यपाल की अनुमति और AG की अनुशंसा पर ही किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो आप समझ रहे होंगे AG क्या होता है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप समझिए AG की अनुशंसा पर ही किया जाता है। और ये जो रूल नंबर 1 है, इसमें लिखा है ये जो नियम है ये कोषागार नियमों के पूरक होते हैं। मतलब कि जो कोषागार नियम मतलब कि ट्रेजरी रूल और सप्लीमेंट होते हैं, मतलब ट्रेजरी रूल्स के सप्लीमेंट होते हैं ये वाले जो नियम हैं जो अपन पढ़ रहे हैं वो। और ये जो कोषागार नियम हैं ये भारतीय संविधान के 283 के सब सेक्शन 2 के अंदर बताए गए हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा और आप इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में डेट पूछ लेते हैं, ये सेक्शंस कोड कर लेते हैं, तो सेक्शंस आपको पूछ लेंगे कि ये कौन से सेक्शन में दिया गया है इंट्रोडक्टरी रूल। अब चलते हैं हम आगे रूल नंबर 2 की ओर। अब फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 में दी गई है डेफिनेशंस, मतलब कि परिभाषाएँ दी गई हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो मतलब 90 to 95% हमेशा सच होती है। ये कोई भी जो भी एक्ट होते हैं या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसमें जो हमेशा ही रूल नंबर 2 होता है, मतलब कि जो नियम 2 होता है, उसमें मोस्टली डेफिनेशन ही बताई गई होती हैं। जो भी उससे रिलेटेड होता है, जो भी मतलब उसके एक्ट में आती हैं, उन सभी जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है उस एक्ट की, उससे रिलेटेड डेफिनेशन इसमें दी गई होती हैं। अब देखिए, ये है नियम 2(1) और फ्रेंड्स, इसको नियम 2(1) ही पढ़ेंगे, 21 मत पढ़ देना आप, क्योंकि ये जो नियम है 2 और इसका सब सेक्शन है 1, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं 2(1). 2(1) में किसकी परिभाषा है? महालेखाकार की, AG मतलब कि अकाउंटेंट जनरल। जो हमने आगे पढ़ा कि AG की अनुशंसा पे इसमें संशोधन होता है, तो AG की परिभाषा दी गई है नियम 2(1) में। इसमें क्या कहा गया है देखते हैं हम।
राज्य के लेखों को नियंत्रित करने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो जो अकाउंटेंट जनरल होता है, ये जो राज्य में जितने भी लेखे होते हैं, जो भी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, उसको कंट्रोल करने वाला ये सर्वोच्च अधिकारी होता है, महालेखाकार। और जो एजी की नियुक्ति होती है, ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। गवर्नर ही हमेशा एजी को अपॉइंट करेगा, इसके अलावा कोई भी अपॉइंट नहीं कर सकता। राज्य के बजट निर्धारण में सदैव ही एजी की सहायता ली जाती है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो हमेशा हमारा जो बजट बनता है उसमें हमेशा एजी की सहायता ली जाएगी, अकाउंटेंट जनरल की सहायता उस बजट में ली जाएगी। और एजी को यह अधिकार है कि वह किसी भी विभाग में किसी भी संस्था के लेखों की जांच कर सकता है। जैसा हमने फ्रेंड्स अभी आगे पढ़ा है कि ये जो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है, लेखों को नियंत्रित करने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो इसको एक पावर दी हुई है, इसको एक अधिकार दिया हुआ है कि ये जो लेखे हैं, जो भी विभाग के सारे लेखे हैं, ये उन विभाग के सभी लेखों की जांच भी कर सकता है। ये है नियम 2(1). अब हम पढ़ते हैं आगे नियम 2(2) में क्या दिया हुआ है। तो यह है नियम 2(2), मतलब कि रूल 2 का सब सेक्शन 2। इसमें दी हुई है विनियोग, मतलब कि एप्रोप्रिएशन की परिभाषा। वैसे तो विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसमें होगा एप्रोप्रिएशन। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उनको तो इसका मतलब पता होगा। तो एप्रोप्रिएशन, इसमें क्या कहा है कि एक बजट की प्राथमिक इकाई है। फ्रेंड्स, हम जो भी बजट बनाते हैं या मतलब हम कोई भी रिसेप्ट करते हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उसके लिए हमें एक पहले एप्रोप्रिएशन बनाना होता है कि हम कितना खर्चा कर सकते हैं। तो यही वह एप्रोप्रिएशन होगा। एक बार इंग्लिश में देखते हैं। मीन्स द असाइनमेंट टू मीट अ स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स इंक्लूडेड इन अ प्राइमरी यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर। वही प्राइमरी यूनिट क्या हो गई? बजट। तो बजट की ही ये प्राथमिक इकाई है, जो कि हमें जो भी हमें स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर होते हैं उनको कर पाने में सक्षम होता है। अब है फ्रेंड्स रूल 2(3). के अंदर परिभाषा जो दी गई है वो बैंक की परिभाषा दी गई है। तो बैंक की इसमें क्या परिभाषा दी है? आरबीआई के एक्ट 1934 में आने वाले समस्त बैंक सरकारी लेन देनों को करने के लिए अधिकृत हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो सारे बैंक हैं जो कि आरबीआई के एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग जो भी सरकारी बैंक हैं और सरकारी जो लेन देन होते हैं ट्रांजैक्शन को करने के लिए जो भी अधिकृत हैं, वो सारे बैंक कहलाएंगे। अब है रूल 2(3)(a) ई फोकल पॉइंट ब्रांच। ये फ्रेंड्स आप बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम मतलब बहुत आप इसको कॉन्सेंट्रेट होके समझिएगा, क्योंकि जो बहुत सारी बुक्स होती हैं और मतलब बहुत कम में ये पॉइंट दिया हुआ होता है। जो अच्छे टीचर्स होते हैं या फिर आप पेड कंटेंट जो यूज़ करते हैं, उसी में इसकी परिभाषा दी गई होती है। और फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, हम एकदम डिटेल में करेंगे, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। ये है रूल नंबर 2(3)(a). इसको हम कहते हैं, जो रूल नंबर 2 है इसका सब सेक्शन 3 और इसका क्लॉज A। तो इसको हम पढ़ते हैं 2(3)(a). इसके अंदर जो परिभाषा है, डेफिनेशन ई फोकल पॉइंट ब्रांच की दी गई है। एक बार देखते हैं हम। यह उस तरह का साथी सहभागी बैंक का नियमित और शीघ्र सही लेखा तथा नियमित रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकृत होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो होती है ई फोकल पॉइंट ब्रांच, ये जो भी सहभागी बैंक होता है, जो हमने बैंक की डेफिनेशन ऊपर पढ़ी, उसी का जो सहभागी बैंक होता है यह, और ये नियमित तौर पे सही और शीघ्र तथा जल्दी लेखा और उसी की नियमित रिपोर्ट तैयार करने के लिए ई फोकल पॉइंट ब्रांच अधिकृत होती है। तो फ्रेंड्स, ये बैंक की ही सहभागी बैंक होता है और डेली और है ना रूटीन में हमको जो लेखा करना होता है, रिपोर्ट तैयार करनी होती है, उसी को ऑथोराइज करने के लिए ई फोकल पॉइंट ब्रांच को अपॉइंट किया जाता है और उसी को ऑथोराइज किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही एकदम डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके आगे हम और भी सारे वीडियोस लेकर आएंगे, तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। अब है नियम 2(4). के अंदर हमें सक्षम अधिकारी मतलब कि कॉम्पिटेंट ऑफिसर की परिभाषा दी हुई है। फ्रेंड्स, कोई भी हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले किसी को भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी टिपिकल हिंदी वर्ड होते हैं उसका मैं ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर रही हूँ, तो आप बस ध्यान से इसको पढ़िए।
तो फ्रेंड्स ये जो 2.4 है इसमें सक्षम अधिकारी की परिभाषा दी है, और सक्षम अधिकारी कौन होगा? जो GFAR के भाग 3 में नियम 26 के तहत वित्तीय शक्तियों का उपयोग करने वाला अधिकारी ही सक्षम अधिकारी होगा। तो फ्रेंड्स ये जो उसका पार्ट 3 है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो पार्ट 3 के रूल नंबर 26 में दिया हुआ है अधिकारी, वही सक्षम अधिकारी कहलाएगा। अब है नियम 2.5 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मतलब कि CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो 2.5 में दी गई है परिभाषा CAG की, और CAG होता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत आने वाले लेखों का सर्वोच्च अधिकारी। जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो आर्टिकल 148 के अंदर बताया गया है CAG, तो वही यहाँ पे भी CAG का मतलब होगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। फ्रेंड्स ये जो है CAG, तो हमारे प्रेजेंट टाइम पर जो CAG है मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू भी बोल देते हैं हम। अब है रूल नंबर 26 संचित निधि। संचित निधि को इंग्लिश में बोलेंगे कंसोलिडेटेड फंड। तो जो कंसोलिडेटेड फंड है ये अनुच्छेद 266(1) के तहत निर्धारित निधि ही संचित निधि कहलाएगी। फ्रेंड जहाँ पे भी ये जो अनुच्छेद आ रहा है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 की बात की गई है। तो जो भी आर्टिकल आएंगे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से ही लिए गए हैं, तो उसके तहत आने वाली निर्धारित निधि ही कंसोलिडेटेड फंड होगी। अब है रूल नंबर 27 में जो डेफिनेशन दी हुई है ये है संविधान की, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो भारतीय संविधान जो कि संसद द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, वही यहाँ पे संविधान का मीनिंग होगा। अब है नियम 2.8 में दी गई है आकस्मिक निधि, मतलब कि कंटिंजेंसी फंड। और कंटिंजेंसी फंड मतलब कि जो आर्टिकल 267 के तहत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित निधि है वही आकस्मिक निधि होगी। और इसमें जो है राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि में अनुच्छेद 205 और 206 के तहत में कोष जमा करवाता है। तो जो भी ये फंड जमा करवाएगा राज्यपाल ही जमा करवाता है। और ये जो कंटिंजेंसी फंड है इसमें आर्टिकल 205 एंड 206 के अंदर को फंड जमा करवाना होगा। आई होप फ्रेंड्स यह सब आपको समझ आ रहा होगा, और अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। अब है नियम 29 में दी गई है नियंत्रण अधिकारी की परिभाषा, मतलब कि कंट्रोलिंग ऑफिसर की। कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन होगा? जो किसी विभाग में राजस्व एवं प्राप्तियों के लिए जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स जो भी है रिसिप्ट के लिए और जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उन सभी के लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी है वो नियंत्रण अधिकारी होगा। अब है नियम 210, मतलब कि जो नियम है रूल नंबर 2 का सब सेक्शन 10। इसमें जो दी गई है परिभाषा वो है विस्तृत शीर्ष की, मतलब कि डिटेल्ड हेड। डिटेल्ड हेड का मतलब है उन लेखों से हैं जिनके तहत बजट निर्धारण का कार्य किया जाता है। तो जो भी हमें बजट को डिटरमाइन करना होता है उससे जो भी रिलेटेड वर्क होता है वो विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत आ जाएगा। अब है रूल नंबर 2 का सबसेक्शन 11। तो रूल नंबर 2(11) इसमें जो डेफिनेशन है वो है आहरण एवं वितरण अधिकारी। इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं DDO। इंग्लिश में बोलें तो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। तो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर कौन होगा? जो भी विभाग के राजस्व से संबंधित समस्त कार्यों को करने वाला और विभाग में जो सरकारी बिलों पर हस्ताक्षर और जो भी प्रति हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी होगा वो हमें DDO कहलाएगा। फ्रेंड्स जो भी विभाग होता है, कोई सा भी आप विभाग मान लीजिए, जो भी डिपार्टमेंट होता है उसमें जो भी राजस्व से संबंधित कार्य होता है वो DDO ही करता है। और उसमें जो सरकारी बिल होते हैं, बिल वगैरह इन सब पे जो सिग्नेचर करने होते हैं वो DDO के द्वारा ही करे जाते हैं। अब है नियम 212 में जो डेफिनेशन है वो है वित्त विभाग की, मतलब कि फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन कौन होगा? इसमें वह विभाग जो वित्तीय लेन देनों को राज्यपाल की अनुमति के आधार पर निर्धारित करता है। जो भी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो गवर्नमेंट जो होती है तो उसमें जो गवर्नर होता है
उसकी हमें परमिशन लेनी होती है और उसी की जो परमिशन के आधार पे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो वित्त विभाग करता है। तो वित्त विभाग ही इन सभी के लिए जिम्मेदार होता है। अब है नियम 213 वित्तीय वर्ष। फ्रेंड्स ये तो सभी को पता होगा, आई थिंक जो भी कॉमर्स के हैं चाहे नॉन कॉमर्स से रिलेटेड हैं सभी को पता होता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। और ये जो भी हमारे भारत है तो भारत के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ये 1 साल होता है पूरा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब है नियम 214। 214 में फ्रेंड्स क्या बताया है, इसमें राजपत्रित अधिकारी की परिभाषा बताई है। राजपत्रित अधिकारी को इंग्लिश में बोल देंगे हम गैजेटेड ऑफिसर। तो गैजेटेड ऑफिसर कौन होता है? वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 की धारा 1 में आने वाले समस्त जो अधिकारी होते हैं वो राजपत्रित अधिकारी कहलाते हैं। इसको अगर फ्रेंड्स मैं पूरा बताऊं तो जो राजस्थान सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस के अंदर क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स जो कि 1958 में दिए गए हैं, उसी की जो धारा 1 में आने वाले अधिकारी होते हैं वो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट बेसिस पे भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। अब आता है नियम 215 मतलब कि रूल 2 का सब सेक्शन 15 और इसके अंदर जो डेफिनेशन है वो सरकार मतलब कि गवर्नमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। इसमें क्या डेफिनेशन है गवर्नमेंट की? सरकार से आशय ऐसे संगठन से है जिसे राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा केंद्र या फिर राज्य में शासन चलाने के लिए अधिकृत किया गया है। तो फ्रेंड्स जो भी हमारा राष्ट्रपति होता है या फिर राज्यपाल होता है मतलब कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा ही ये व्यक्ति ऑथोराइज किया गया होता है। जब हम सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और स्टेट की बात करें तो स्टेट में ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो वही एक सरकार कहलाती है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो और हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आप ये वीडियो सभी के साथ शेयर करें क्योंकि ये आपके आने वाले TRA और जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और फ्रेंड्स ऐसे ही हम आगे और भी वीडियो लाने वाले हैं। इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम नियम रूल जो हैं 2, 3, 4 उनको भी डिस्कस करने वाले हैं और फिर इसी के आगे हम MCQ भी लाएंगे। और फ्रेंड्स आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर हम डेली क्विज़ वगैरह भी पोस्ट करवाते हैं स्टोरी के अंदर। और फ्रेंड्स इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फ्रेंड्स टेलीग्राम पर हम डेली क्विज़ भी करवाते हैं तो आप हमसे वहाँ भी ज़रूर जुड़िएगा। अब है नियम 216 मतलब कि रूल 2 का सब सेक्शन 16। इसमें जो डेफिनेशन है वो है गवर्नर की। राज्यपाल की जो डेफिनेशन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 के तहत राज्य के लिए जो नियुक्त व्यक्ति होता है वही राज्यपाल कहलाता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें आर्टिकल दे रखा है 152 उसी के अंदर ये अपॉइंट होता है राज्यपाल। अब है नियम 217। इसमें 217 में विभाग का अध्यक्ष मतलब कि हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट की डेफिनेशन है। इसमें बोला है GF&AR के परिशिष्ट 8A के तहत आने वाले समस्त अधिकारी ही विभागाध्यक्ष कहलाएंगे। तो ये जो हैं जनरल फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग रूल्स ये हमें अपेंडिक्स इसका जो 8 है 8 का भी सब सेक्शन 8A तो इसके तहत जो भी अधिकारी आएंगे वो सारे विभागाध्यक्ष होते हैं। और फ्रेंड्स जो अपेंडिक्स होता है ये सारे रूल्स के सबसे एंड में दिया हुआ होता है। अब है नियम 218। 218 में दी है कार्यालय अध्यक्ष की। इससे पहले हमने 217 में पढ़ी विभाग का अध्यक्ष और विभाग का अध्यक्ष के बाद में 18 पे आएगा कार्यालय अध्यक्ष। कार्यालय अध्यक्ष में आएगा हेड ऑफ ऑफिस इसे कहेंगे। तो इसमें नियम 3 के तहत विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त अधिकारी। फ्रेंड्स अभी हमने नियम 3 नहीं पढ़ा है, हम आगे वाले आने वाले वीडियोस में रूल 3 को भी डिस्कस करेंगे। तो जो रूल 3 है उसके अंदर जो विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है वही कार्यालय अध्यक्ष कहलाएगा। तो ये जो कार्यालय अध्यक्ष है वो हमेशा ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा अपॉइंट होगा। और कार्यालय अध्यक्ष के कर्तव्य परिशिष्ट 1 में दिए गए हैं। तो इसके जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं इसकी हेड ऑफ ऑफिस की तो उसके जो कर्तव्य हैं
वो अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत दिए गए हैं। अब है नियम 219। इसमें स्थानीय निकाय के बारे में बताया है कि लोकल बॉडीज़ क्या होती है। फ्रेंड्स, आप ये सारे सेक्शन एकदम ध्यान से और एकदम मतलब अच्छे से याद रखिएगा। एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट सेक्शन पूछ लेते हैं कि लोकल बॉडी का सेक्शन क्या है, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। सेक्शन 219 में ही डेफिनेशन इसकी दी हुई है, तो आपको वहाँ पे आंसर सही हो जाएगा 219। तो 219 में ऐसी संस्थाएं जिनका गठन संसद विधानमंडल में किसी अधिनियम को पारित करके किया जाता है, वही स्थानीय निकाय होता है। अब है नियम 220। 220 के अंदर स्थानीय निधि की परिभाषा है। इससे पहले हमने पढ़ा लोकल बॉडी। तो फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखिएगा, ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। जैसे पहले ए के आएंगे नंबर, वैसे इंग्लिश में करना इजी होता है। तो देखिए, पहले आया था लोकल बॉडी, LB था उसका, जैसा हम डिक्शनरी में पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग। फिर अब आ गया है लोकल फंड, तो बी के बाद में आता है फंड, तो आप ध्यान रख सकते हो। 219 के अंदर है लोकल बॉडी और फिर 220 के अंदर दे दिया लोकल फंड। तो देखिए, इसमें 220 में है लोकल फंड। इसमें जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268(2) के तहत जो भी निर्धारित निधि होती है वो स्थानीय निधि कहलाएगी। ये अनुच्छेद 268 है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 268 के सब सेक्शन 2 के अंदर दिया हुआ है। वही यहाँ पर भी इसका मतलब होगा, वही स्थानीय निधि का यहाँ पर मतलब होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा है आपको वीडियो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फ्रेंड्स, अगर आप और भी किसी सब्जेक्ट की वीडियो हमसे चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, या फिर आपकी जो भी क्वेरी हो हम ज़रूर उसे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विद्या हक्से इज़ ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।